खुशी कांस्टेंट लगभग लीनियर होता है, वो मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज थर्ड लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सिमेट्री रूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट डिस्कस करेंगे। देखो आपको जो सर्किट दिख रहा है ये कौन सा सर्किट है, बता दो देख के, कौन सा सर्किट लग रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ लग रहा है? यस मैम, 4 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं इसमें कनेक्ट कर देती हूँ एक, ये भी रखू। अब आपको लग रहा होगा, चलो आर ले। अभी ये सर्किट से मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे निकालते हैं, फिर हम कुछ सर्किट्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे इन्हीं रूल्स को। तो पहला रूल है मिरर सिमेट्री, नाम से ही है मिरर। आपको पता है, आप अपना जब इमेज देखते हैं तो एज इट इज दिखता है। तो आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस 2R इधर है, इधर R है, इधर 2R है और इधर R है। इसको 2R कर लो। मिरर तो तभी बनेगा ना जब दोनों सेम होगा। 2R और इसको ले लो आप R, इसको ले लीजिए R और इसको भी ले लीजिए R। ठीक है, अब ठीक है, अब ये मिरर बन जाएगा। ठीक है, मिरर बन रहा है नहीं बन रहा? इधर 2R इधर 2R, इधर R इधर R, इसके अलोंग आप देखिए कि एक इमेज बन रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो यहां से आपको पता है करंट जाएगा, मान लो यहाँ से कितना आ रहा है I, यहाँ से गया I1 और लेट्स से इधर से I2। अब अगर ये मिरर बन रहा है तो इधर भी करंट यही होना चाहिए, फोटो तो सेम खींचना चाहिए ना, इधर जैसा इधर। लेकिन थोड़ा साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखेंगे कि करंट जो आ रहा है उतना ही बी में जाएगा, तो इसका थोड़ा सा डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन आप ये समझ जाएंगे कि जितना करंट I1 इधर है उतना ही करंट I1 इधर होगा, जितना करंट I2 इधर है उतना ही करंट I2 इधर होगा। ये बात क्लियर है सबको? फोटो का मतलब क्या है? सेम, बस डायरेक्शन हम, इतना तो हमारे में दिमाग है, पता है कि I1 अगर इधर जा रहा है तो इधर वापस B से निकलेगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब आप ये देख सकते हो बेटा कि अगर I1 करंट यहां से जा रहा है और I1 ही इधर लीव कर रहा है, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर यहाँ इस रेजिस्टेंस में तो कोई करंट गया ही नहीं, जितना था उतना ही आगे पास हो गया। अगर गया होता तो I1 ना होता, I1 से कुछ कम होता। समझ में आया? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ऐसे ही था कि यहाँ पर हमारे पास करंट जा ही नहीं रहा था, तो I1 से इधर ये जो I1 गया 2R से, इधर I1 उतना ही निकल रहा है। सेम टू सेम चीज I2 अगर इधर जा रहा है, इधर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, तभी तो I2 आएगा इधर। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन गया वो क्या बन गया? इस तरीके से बन गया। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बताओ आंसर क्या आएगा? ये R है, ये R है, ये 2R है, ये 2R है, तो ये सीरीज में है। सीरीज में तो ये टोटल कितना हो जाएगा ऊपर? 4R। ये कितना हो जाएगा? 2R। 1/4R एंड प्लस 1/2R, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3R। यस मैम। समझ में आ गया ये चीज कैसे निकालना है? रूल समझ में आया है नहीं आया, पहले तो ये बताओ। मैम पहले इसमें चेक करेंगे ना कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ पहले ये यही चीज हमको देखना। देखो I1 इधर जा रहा है, इधर से ही निकल रहा है, तो ये चीज हमने देखा कि जितना गया उतना ही निकल रहा है। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में तो गया ही नहीं, इसका मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं ना, करंट जा ही नहीं रहा। यस मैम। समझ में आई? ठीक है, देखो मैम आगे इसमें वाला। हमें पता होगा कि I1 ही आ रहा है और I1 जा रहा है, मतलब ये बताया होगा हमें क्वेश्चन में। हाँ, आप इसमें इमेजिन करेंगे कि बैटरी लगी हुई है, लेट्स से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये यस अपने मैम। दिमाग में इमेजिन करो। यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये मैंने दिखाया ना आई, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब वो कितनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I1 I2 I3 I4, वो आपको देखना है। अगर मिरर बन रहा है तो I1 I2 I3 4 ही उधर आएगा। समझ में आ गया? यस इस मैम। इस वाले रूल से क्या होगा, आपको वो एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे जहां पर करंट जा ही नहीं रहा, तो आपका सर्किट जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो, फोल्डिंग सिमेट्री कैसे करते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ मिरर सिमेट्री नहीं लग रहा। अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मिरर सिमेट्री लग रहा है? इधर आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर आ रहा है, नो इधर मैम। 2 आ रहा है, तो ये नहीं लग रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगी मैं? फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। यहां से जिन टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको निकालना है उसके अलोंग आप देखते हैं फोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये आर है, ये आर है, ये 2R है और ये 2R है। अब जब फोल्डिंग सिमेट्री की बात आती है तो यहां पर हम क्या देखते हैं? पोटेंशियल चेक करते हैं। पोटेंशियल मान लो यहां पर क्या है,
लेट्स से यहां पर आपके पास x है, ठीक है, और यहां पर मान लो y है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ए ले लो, ठीक है, यहाँ पे बी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे मान लो z, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देख सकते हो कि ये पोटेंशियल सेम है या नहीं है? ये पोटेंशियल या ये पोटेंशियल सेम है, ये पोटेंशियल ये सेम है, ये पोटेंशियल ये सेम है। तो आप देखो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वही इसके अक्रॉस ड्रॉप है, तो क्या मैं इनको पैरेलल में नहीं बोल सकती? क्या मैं इनको पैरेलल में नहीं बोल सकती ऐसे? पैरेलल में आपको पता है ना, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। यहां अगर x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है। हाँ जी बोलिए, यस और नो? यस मैम। तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। ऐसे ही सेम चीज देखो y y z z, तो ये वाले दोनों भी पैरेलल में हो गए, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर मैं बात करूं, इसके अक्रॉस करंट नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम है। दो एक एलिमेंट के दोनों तरफ अगर पोटेंशियल सेम है तो उसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम ऐसे भी नहीं बनाएंगे, ये भी बनाने का जरूरत नहीं है आपको। जो ये नीचे वाला जो एलिमेंट दिख रहा है ना सारा, आप इसको रब कर देंगे और इसका आधा कर देंगे। जैसे ऊपर कैसे करेंगे, ये r है, r की जगह आप कर दोगे r/2, क्योंकि r और r अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, r/2 अगर सेम है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, ये 2r अगर पैरेलल में है तो आपके पास कितना आ जाएगा, r। और इसको b के अक्रॉस हम टच कर देंगे इधर a। अब आप निकाल सकते हो r/2 और r का नेट कितना आएगा, बताइए बेटा। 3r/2। 3/r/2। आए समझ में? फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगाना है इसमें याद रखेंगे। फोल्डिंग में हम पोटेंशियल चेक करते हैं और हम मिरर में करंट चेक करते हैं, ठीक है, क्लियर? यस मैम ये y पे कैसे पोटेंशियल सेम है? y पे कैसे सेम है? देखो मैंने आपको क्या बताया, फोल्डिंग का मतलब है ये हमने इसके अलोंग देखा, आपने देखा ऊपर और नीचे दोनों सेम सर्किट एलिमेंट्स लगा हुआ है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या करेंगे, अगर सेम आपको दिख रहा है तो हम लोग यहाँ का पोटेंशियल अगर x मान रहे हैं तो यहाँ का भी x है, यहाँ का y मान रहे हैं तो यहाँ का भी y है, और यहाँ का z मान रहे हैं तो यहाँ का भी z है। तो यहाँ y है, यहाँ y है, तो यहाँ तो एलिमेंट ही बीच में एक रह गया, यहाँ करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। मैम लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब वहां पे फोल्डिंग है और इक्वल वाला है? देखो आप इस पे मिरर लगा के देख लो। मिरर लगाने के लिए आपको वर्टिकली लाइन इसके ऊपर लगा के देखना है, मिरर लग रहा है क्या? दोनों तरफ सर्किट जो आपके एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टेंस R और एक तरफ 2R है, क्या मिरर लगा? R होता तो मैं लगा लेती, यस मैम। ठीक है। तो मिरर नहीं लगेगा, फोल्डिंग लगेगा। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार, इस पे कौन सा लग रहा है, पहले तो ये देखो। अगर आपको फोल्डिंग लगाना है तो जिन टर्मिनल के अक्रॉस लगाना है उसके ऊपर ऐसे अपना पेंसिल रख के देखो, क्या आपको सिमेट्री लग रहा है ऊपर नीचे कुछ? मिरर लगेगा। मिरर लगेगा, यस। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक मिरर ही बना लेंगे। अब सेम चीज मान लो यहां से अगर करंट आई आ रहा है तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लो ये लो I1 और ये ले लो I2। तो अगर ये मिरर है तो यहां पर भी करंट उतना ही जाएगा, I1 और I2, यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब बस मुझे ये देखो, ये देखना था कि यहां से I2 जा रहा है और इधर I2 निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ तो ब्रेक ही नहीं हुआ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो पॉइंट इन्होंने दिखा रखा है जोड़ के, ये नकली पॉइंट है, यहाँ पर ये जुड़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे बनेगा, ये R, ये R, ठीक है, और ये इधर हो गया R, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ऊपर वाला आप एज इट इज बना दो। क्या अभी हमारे पास सिंप्लीफाइड नहीं हो गया? ये सब पता है आपको, R, ये R है, ये R है, ये R है, R R R R। ये वाला दोनों किसमें है, सीरीज में 2R। ये वाला दोनों किसमें है, सीरीज में 2R। ये वाला भी 2R, ठीक है, और इनके बीच में एक इधर R और R लगा हुआ है। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। 2R और 2R पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा, R।
इधर एक आर था, इधर एक आर है और नीचे 2r है। ये तीनों किसमें हो गया? सीरीज में। कितना आ जाएगा? 3r। और 3r अब पैरेलल में बच गया 2r के साथ, तो ये निकाल सकते हो। बताओ कितना आएगा आंसर? 1/2r प्लस में 1 बाय, 6/5 हाँ जी, मैम 6/5 r 6/5। समझ में आ गया कैसे करना है? मैम इसमें Yes. आपने, हमें ये तो पता चल गया ये वो वाला है, मिरर सिमेट्री वाला है। मैम इसमें आपने रिमूव कौन सा किया बीच में से फिर? रिमूव कौन सा किया? हमने ये वाला पॉइंट रिमूव किया। देखो इसको देख के तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ करंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ Yes, मुझे ma'am. समझ में आ गया कि ये I2 अगर इधर जा रहा है तो या तो इधर जाता या इधर जाता और इधर जाता। अगर इधर Yes, ma'am. डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो ये I2 कम हो जाता, लेकिन यहाँ पर I2 ही निकल रहा है इस सर्किट से। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन है ही नहीं। Yes, समझ ma'am. में आया कैसे लगाना है? Yes, ma'am. ठीक जी है। मैम आ गया। तो पावर में 5 कैसे आया? क्या बेटा? अपॉन में 5 कैसे आया? देखो इन तीनों का आपके पास क्या आ जाएगा? 3r। 3r और 2r पैरेलल में होगा। ये बना के देख लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख लो। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ ऐसे हो गया, ये और ये मैंने मिला के क्या कर दिया? ये 2r हो गया, ये r हो गया था, ये r हो गया। इन दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया? और इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा 2r, और ये ऊपर वाले दोनों को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2r। हो जाएगा। अब पहले ये दोनों पैरेलल में है, इनका r आ जाएगा, फिर ये 1 2 3 सीरीज में हो जाएंगे, इनका 3r आ जाएगा, और फिर 3r और 2r पैरेलल में आ जाएगा। तो 1/2r प्लस में 1/3r जब आप करोगे इज इक्वल टू 1/r इक्वलेंट। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, आपके पास कितना आएगा? 6। ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा? 5। तो 5 इक्वलेंट निकालते तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6r/5। क्लियर? No. ओके, चलो ये वाला सॉल्व करो आप लोग खुद, कौन सा लगेगा ये बताओ। फोल्डिंग। करके देखो जरा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। मैम इसमें तो दोनों लग रहे हैं, फोल्डिंग भी लगेगा। दोनों लगेगा? दोनों देखो, फिर लगा के देखो, करो। लगाने पे भी तो पता लगेगा ना कि करंट वरंट देख के समझ में आ रही हो कोई कहानी आप लोगों को। सॉल्व करके देखे, हाथ से सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी सर्किट पे दोनों अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। जो आपको इजीली समझ में आए वो अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है पहले एक अप्लाई हो रहा हो, उसके बाद दूसरा अप्लाई हो रहा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको फोल्डिंग से ट्राई करके देखो एक बार, और मिरर से घर पे ट्राई करके देख लेना। पहले एक बार फोल्डिंग से निकाल के देखो। फोल्डिंग कैसे निकालेंगे फिर हम? टर्मिनल ए बी के अक्रॉस, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऐसे। इसका मान लो पोटेंशियल एक्स है, ये एक्स, ठीक है। एक पॉइंट ये कनेक्शन का है, इसको ओ मान लो। इसका मान लो वाई वाई, ठीक है। अब क्या करें? अभी देखो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर ये आपके पास मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये ए हो गया, ये ए एक्स और ए एक्स जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, पहला केस। तो दोनों पैरेलल में आर आर है, तो क्या कर सकती हूँ मैं? इसको ऊपर ही बना देती हूँ, r/2 कर दिया मैंने, ठीक है, पहला। उसके बाद ये देखो एक्स ओ, ये भी इसका मतलब पैरेलल में है, तो ये भी मैं क्या कर सकती हूँ? यहां पर क्या कर लेती हूँ ऐसे, r/2।
उसके बाद देखते हैं ओ वाई, ये भी क्या है आपके पास पैरेलल में, इसको मैं हटा देती हूँ, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं r/2। इसके बाद मैं चेक कर रही हूँ क्या, ये वाला, इसको बी पॉइंट मान लो, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा, ये बनेगा बी पॉइंट, ये बनेगा ए पॉइंट। समझ में आया? और ये बीच में जो लगे हुए हैं ये तो लगे ही हुए हैं, इनको तो हमने रिमूव ही नहीं किया। तो इसका ओवरऑल सर्किट में थोड़ा सिंप्लीफाइड बता रही हूँ आपको। देखो जब पैरेलल में है आपको समझ में आ जाए, ये और ये पैरेलल में, इसको हटाओ यहाँ लगाओ r/2, ये और ये पैरेलल में, इसको हटाओ यहाँ लगाओ r/2। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है ये और ये पैरेलल में, इसको हटाओ इसको लगाओ r/2, ये और ये पैरेलल में, इसको हटाओ इसको लगाओ r/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? और ये आपके जो सर्किट में लगा हुआ है ये ऑलरेडी है यहाँ पर, मतलब जैसे कि हाँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा बेटा। 9 आ रहा है आपका? नहीं 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। मैम 8 है। 8 यस मैम। नहीं, सॉल्व कीजिए, 8 नहीं आ रहा है। देखो यहीं से एक चीज और समझ में आ रही है, ये देखो x और y है ना, तो और ये भी x और y है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर भी r/2 कर दो और इधर भी r/2 कर दो। अब आपका सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया है। ये वाला है ये वाला रेजिस्टेंस r/2, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस r/2, ये वाला रेजिस्टेंस r/2 और ये वाला रेजिस्टेंस भी r/2, और ये आपके पास r/2 r/2। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब निकाल सकते हो ना इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/2 r, R इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r। तो आपके पास R एक बच गया r/2, एक r आ गया आपके पास यहाँ पर, और एक इधर आ गया r/2। इसको निकालो और बताओ कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? 2R 2r, r/2 r/2 r/2, ये भी तो है ना, ये भी तो आएगा इसके साथ। ये कितना है r, अब बताओ कितना है। मैम 3/2R। यस 3r/2। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, ये भी आप एक पॉइंट मान सकते हो, ऐसे z मान लो। देखो पॉइंट यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है, रेजिस्टेंसेस सेम है, तो हम इसको सेम मान सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही आएगा, चाहे आप उनको नेट निकाल के कर लो, r कर लो, 2r कर लो, ऊपर r कर लो, 2r कर लो। ठीक है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा ये xy के बीच में है, तो दोनों पैरेलल में, तो ऊपर सीधा ही 2r का आधा हो जाएगा। ये जो आपके निकल के आए हैं आंसर, कितना हो जाएगा आपके पास r। क्लियर है सभी को? निकाल के देखना, मिरर से भी आपका निकल जाएगा ये। मैम हाँ जी, मैम ये 3r/2 मतलब कैसे है, थोड़ा मैम कैलकुलेट कर दीजिए, मतलब मेरा तो नहीं आ रहा। r और r दोनों पैरेलल में है ना, यस मैम। तो तो पैरेलल में आपके 2 पास क्या आ जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये r/2 आ जाएगा और ये भी r/2 आ जाएगा। ये दोनों सॉल्व होके ये भी r/2 आ गया और ये r/2 था। 3 आपके पास r/2 है, तो नेट कितना हो गया 3r/2। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। अच्छा ये वाला करके देखिए, ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब देखो इसमें फोल्डिंग नहीं लगेगा, फोल्डिंग नहीं लगेगा, ये मिरर से करना है आपको, मिरर से करके देखिएगा और मुझे कल बताइएगा आपका आंसर क्या है। ठीक है, या मैच करके देख लेना, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। (5r/6) आना चाहिए, मैच करके देखना। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका।
ये मैं आपको करा रही हूँ। अच्छा देखो, इसमें आपको कहीं से भी मिरर दिख रहा है? आप ऐसे पेंसिल रख के देखो, कहीं मिरर दिख रहा है आपको? बताओ। यस मैम। मिरर कैसे लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। नहीं लग नहीं रहा। नो मैम। नहीं लग रहा। देखो यहाँ पे फोल्डिंग देखते हैं फिर हम। टर्मिनल जिनके अक्रॉस लगाना है हमको, ये लो। जिस टर्मिनल के अक्रॉस लगाते हैं उसी पर हमारा फोल्डिंग वाला लाइन आ जाता है। अब आपका क्वेश्चन मैं समझ सकती हूँ, मैम इसने तो रेजिस्टेंस को काट दिया। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना, पोटेंशियल मान लो, जैसे ये मान लो है आपके पास क्या, लेट्स से ये एक्स है, ठीक है, तो ये भी एक्स होगा। तो इसके अक्रॉस क्या करंट जा रहा है? जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। सभी बच्चे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। पोटेंशियल पॉइंट्स मानना, देखो ये तो ए भी रखा ही है, ये एक्स एक्स हो गया, इसको मान लो वाई और वाई। जहां फोल्ड हो रहा है वो, आप इसको देखो घुमा सकते हो। ये जो फोल्डिंग वाला लाइन है, इस पूरा सर्किट को ऐसे घुमा दो, आपका वैसे ही लगेगा जैसे पहले लग रहे थे। ठीक है, अब देख लो कौन कौन से आपके पास पैरेलल में आ रहे हैं। जैसे अगर ये एक्स बी और ए एक्स का बात करूं, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, यस और नो? ये मान लो आपके पास पॉइंट ए है और ये बी है, तो ये इधर आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है। देखो ये ए एक्स पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस ए एक्स बी, सॉरी एक्स बी पोटेंशियल ड्रॉप है, इधर भी एक्स बी पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इस पूरे रेजिस्टेंस को मैं हटा देती हूँ, या R/2 कर देती हूँ। ये वाला मैंने हटा दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया R/2। सिमिलरली ये ए वाई और ए वाई, ये भी आपको क्या लग रहा है? पैरेलल में, तो इसको हम यहाँ कर सकते हैं, ये हो जाएगा R/2। ठीक है, ये समझ में आ गई बात यहाँ तक? यस मैम। वाई एक्स ये भी आपको क्या लग रहा है? पैरेलल में, तो ये यहाँ लगा दूं इस तरह। ये पॉइंट कॉमन है यहाँ पे, ये वाला जो है, इसका हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ R/2 कर दिया। ठीक है, इसका सॉल्व कर लिया, इसको R/2 कर दिया। तो सर्किट इजी हो गया, नहीं हो गया? अब आप निकाल सकते हो, देखो ये भी R/2 है। तो सिंपली सर्किट क्या है, दोबारा से बना रही हूं मैं, ये R/2 है, ये आपके पास पॉइंट बी लगा लो, ये ए लगा लो, ये पॉइंट बी लगा लो, ये ऐसे है, और ये आपके पास हो गया R/2, और आगे भी आपके पास ये R/2। कर लो जरा सॉल्व, आसान है या नहीं? इन पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो ये वाला और ये वाला तीनों सीरीज में हो गए। यस मैम। कितना हो गया? 3R/2। और ये किसके साथ पैरेलल में है? इस R के साथ। ठीक है, तो 1 + 3R/2 प्लस में 1/R इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। बताओ कितना आएगा सॉल्व करके? सॉल्व करेंगे सभी बच्चे? मैम 3R/2 तीनों सीरीज कैसे? में। 3R/2 कैसे हो गया? देखो इस पॉइंट के क्रॉस लगाना ना पोटेंशियल, मतलब टर्मिनल का है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, ऐसे लगा लो। तो ये तीनों तो आपको दिख रहे हैं, लाइन में ही है, कहीं ब्रेक तो हो ही नहीं रहा कुछ। R/2 R/2 R/2। ठीक है, और ये ए इस पे भी जो करंट जाएगा तो वो सीरीज में ऐसे ही होके मूव करेगा क्लॉकवाइज। क्या कह रहे हो? मैम अगर इसमें करंट फ्लो कराएंगे ए से बी, तो वो हाँ शायद क्लॉकवाइज होके जाएगा, तो तभी तो वो सीरीज में आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से भेजो करंट, इधर भेजो, ये सारा सेम करंट है, कहीं टूट ही नहीं रहा है। यस मैम। ठीक है, वो बैटरी मैंने इमेजिन करी है, बैटरी मैं इमेजिन कर लूं उल्टी तो करंट मान लो ऐसे कर लेती मैं, तो भी क्या दिक्कत है? इसमें से करंट इधर जा रहा होता, सेम ही करंट जाएगा। ओके मैम। ठीक है, आप इसको ऐसे, आपको ये ऐसे चोंच की तरह दिख रहा है ना, या आप इसको ऐसे बना लो यार। ये लो, मान लो ये आपने एक इधर लगा दिया, फिर अगला इधर लगा दिया, और अगला इधर लगा दिया, यही तो चीज है, उसको खोल दो, तार ही तो है वो। क्लियर है सभी को? आंसर बताइए कितना आया है? मैम 3R/5। 3R/5। वेरी गुड। तो इस तरह की सर्किट्स आपने वैसे IIT लेवल के क्वेश्चन कर दिया इसके अंदर। ये 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं। 3R/5 आंसर है इसका। लेकिन अगर आप सीधा करते, मान लो देखो फाइनली हमको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन? किरचॉफ लॉ लगाते हैं।
लेकिन इसमें किरचॉफ लॉ लगाए तो हमारे लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी। हम आधे घंटे तक उसमें सॉल्व ही करते रहेंगे, कितने करंट है, कहाँ जा रहा है, कैसे होगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से आप अपने सर्किट्स को थोड़ा टाइम कम में सॉल्व कर सकते हो। सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्री रूल सब पे लगेगा, जहां सिमेट्री दिख रही है वहीं लगेगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको क्या पता है, मुझे बताइए। स्मॉल करंट मेजर। को डिटेक्ट कर। गैल्वेनोमीटर करता है करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट। ठीक है, कितना तक का करंट जो है ये डिटेक्ट कर पाएगा, एनी आइडिया? मैम मिली एम्पियर। मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटे छोटे रेंज के अंदर गैल्वेनोमीटर काम करता है। गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, वैसे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जरूर। ऐसे इसमें कॉइल लगा होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें करंट फ्लो करता है, मान लीजिए बाहर से कोई करंट आ रहा है, ये कॉइल रोटेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, इसमें पॉइंटर दिया होता है जो आपको करंट का मेजरमेंट देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मूव करेगा, करंट बढ़ाओगे ये और मूव करेगा, करंट और बढ़ाओगे ये, यहाँ ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया। इसके बाद इसमें डिफ्लेक्शन, चाहे कितना ही करंट दे दो, इस डिफ्लेक्शन के बाद और डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे गैल्वेनोमीटर्स खराब हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि ज्यादा करंट अगर आप दोगे तो ये जो कॉइल है या इसमें जो स्प्रिंग है वो टूट जाता है। अब ज्यादा करंट की वजह से क्या होगा, अब करंट बंद कर दो, ये डिफ्लेक्शन यही शो करेगा आपको, वो खराब हो गया आपका सर्किट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, और डिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक दे सकता है। मैक्सिमम करंट जो इसमें से पास हो सकता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाए, जो इसमें से मैक्सिमम करंट पास हो रहा है वो कितना है, IG, हम IG मान लेते हैं। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, कॉइल जो लगा हुआ है, उसके लिए हम मान लेते हैं G। समझ में आ गया यहाँ तक गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है? ठीक है, अब हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में। एम मीटर क्या होता है, व्हाट इज एम मीटर? जो करंट को हम measure करंट करे। को मेजर करेगा। अच्छा, मुझे किसी भी अप्लायंसेस का अगर करंट उसमें से कितना पास हो रहा है ये मुझे मेजर करना है, तो मुझे एमीटर को पैरेलल में लगाना पड़ेगा या सीरीज में लगाना पड़ेगा? सीरीज में लगाना पड़ेगा। मान लो ये आपके पास कोई भी सोर्स है, मुझे इसमें से देखना है, बल्ब है, कि कितना करंट पास हो रहा है, तो मैं इसके सीरीज में ही तो लगाऊंगी, क्योंकि सीरीज में ही करंट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब मैं एमीटर बना सकती हूँ गैल्वेनोमीटर से। वो कैसे बनाऊं? अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ पे, तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो वैल्यू है करंट की, वो सिर्फ IG तक का डिफ्लेक्शन शो करेगा। IG से ऊपर हो गया तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बहुत सेंसिटिव है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, एनी आइडिया? ज्यादा करंट मैम शंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हम लोग एक शंट, हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। अब मान लीजिए बाहर से कोई भी करंट आ रहा है, किसी भी अप्लायंसेस से आ रहा है, मान लीजिए बल्ब से आ रहा है, कोई भी सोर्स है आपके करंट का, आई आ गया। हम इसको इस तरीके से सेट करते हैं कि इसमें से जो करंट पास होगा वो हमें पता है कि IG हुई हो सकता है, हमें पता है हमारे गैल्वेनोमीटर में कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला IG। अब इसके ऊपर जो करंट है वो शो ही नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस का एलिमेंट उसके पैरेलल में लगाएंगे। जब बहुत ही लो रेजिस्टेंस है तो आपको पता है करंट वो वाला पाथ लेता है जहां पर रेजिस्टेंस कम है, तो जितना भी एक्सेस ऑफ करंट होगा वो इधर से पास हो जाएगा, I माइनस में IG। इसमें से जो IG पास होना है हो जाएगा, बाकी का किधर चला जाएगा, I माइनस में IG। तो इसका हम लोग रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, दैट इज इक्वल टू जो ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब बता दो कैसे लिखूं इसको, V इज इक्वल टू RI होता है ना। अब गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट तो IG है, इसका रेजिस्टेंस हमने G लिया हुआ है, और रेजिस्टेंस जो ऊपर लगाया है हमने, शंट रेजिस्टेंस जिसको बोल रहे हो, उसमें से करंट I माइनस में IG पास हो रहा है, और उसका रेजिस्टेंस S लिख लिया। अब इनमें से कोई भी वैल्यू आपको दिया हो आप निकाल सकते हो जो अननोन चीज है। मान लो IG, G,
आपको दे रखा है, आप शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो अगर आई आपको पता होगी हमने करंट कितना दिया है सर्किट में, कि कितना हमको शंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और एक चीज याद रखें, नोट, कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? नेग्लिजिबल, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। आइडियल का जीरो, नहीं तो अप्रोचिंग टू जीरो। ऐसा क्यों होता है? मान लो ये आपके पास सर्किट है, इसमें से कुछ आई करंट पास कर रहा है, आपको पता है इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए आर है, तो इसका रेजिस्टेंस है, और अगर एम मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस आएगा, अगर एम मीटर का कुछ रेजिस्टेंस आएगा मान लीजिए एक्स, तो V इज इक्वल टू आर आई। रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट कम हो जाएगा इस अप्लायंसेस में, जो भी आपने एलिमेंट लगाया है, कम होगा या नहीं होगा? पूरे सर्किट का अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुझे मेजर तो करना था 3 एम्पियर, मान लीजिए लेट्स से मेरे को पता था कि यहाँ से 3 एम्पियर जाना था, इसमें से 3 एम्पियर मेजर होता एम मीटर से, बट एम मीटर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसने खुद करंट को कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने की वजह से अब जो 3 आना चाहिए था आंसर में, वो 3 ना के कुछ 2 आ रहा है। ठीक है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस हम बहुत कम रखते हैं, ताकि जो इसमें से जो करंट मेजर करना है हमको उतना ही वैल्यू हमारा एमीटर दे दे। ठीक है, और वो आएगा वैल्यू, जैसे ही हम शंट उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम आएगा। क्योंकि देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं इनकी बात करूं, इसका G है, इसका R है, मान लो R G बाय में R प्लस G, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और जो ये वैल्यू है आपके पास, ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये बहुत कम है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू बहुत कम होता है। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि क्यों हमको एक जीरो रेजिस्टेंस का, लगभग नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का एमीटर रिक्वायर्ड है, और क्यों हम पैरेलल में शंट कनेक्ट कर रहे हैं। अभी गलती मत करना इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, इसका ही पहले क्वेश्चन करते हैं। गैल्वेनोमीटर whose coil resistance is 10 ohm gives full scale deflection for 5 milliampere. How can you convert into an ammeter of range 0 to 5 ampere? क्या बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया मान लीजिए कैपिटल G हो गया 10 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है उसको हम क्या वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, IG. This is equal to 5 milliampere. How can you convert it into an ammeter? Ammeter मुझे ये तो पता है कि मुझे शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में, अगर मुझे कुछ वैल्यू करंट का मेजर करना है। मुझे वैल्यू कितना मेजर करना है, 0 to 5, तो मैक्सिमम ले लो कि 5 के लिए अगर वो सेट है तो उससे नीचे वाले के लिए तो वैसे भी मेजर कर देगा। ठीक है, तो आपके पास जो बाहर से करंट आ रहा है हम उसको 5 एम्पियर ले लेते हैं। अब जरा निकालो क्या फॉर्मूला था, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम था। आपको दिमाग में ना सीधा इमेज आना चाहिए इस सर्किट का, कि ऊपर आपने रेजिस्टेंस लगाया, नीचे उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, आई आ रहा है, आई माइनस आई जी शंट में गया है और आई जी गैल्वेनोमीटर में गया है, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस में आई जी इंटू रेजिस्टेंस जो शंट वाला है। इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालो कितना आएगा। शंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, IG कितना है हमारे पास 5 मिली एम्पियर, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 ले लो। G कितना है 10 डिवाइडेड बाय में 5 इंटू 10 टू दी पावर -3, 5 में से ही माइनस करना है, और बाहर क्या है, कुछ नहीं, IG G बाय I माइनस IG कितना है 10 to the power -2 लगभग। 10 टू दी पावर -2, यस। आप इसको लगभग 5 कर सकते हो। यस मैम। 5 माइनस 5 बाय लगभग ये कितना जीरो हो गया, देखो नीचे 0.005, तो ये ऑलमोस्ट 5 है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है इसका? यस मैम। अच्छा चलो इसका केस 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट करते हैं? मैम सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे। बिल्कुल, वोल्ट मीटर। अब देखो पहली बात, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज चाहिए है तो हमको उसके जस्ट पैरेलल में ही तो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। मान लो ये आपके पास रेजिस्टेंस है तो यहाँ लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, तभी तो इसके अक्रॉस मुझे ड्रॉप मिलेगा।
मिलेगा या नहीं मिलेगा? मान लीजिए मैं अगर सर्किट बनाऊं, एक कोई अप्लायंसेस ही जोड़ देते हैं, ठीक है, और मान लो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास गैल्वेनोमीटर। मैंने गैल्वेनोमीटर से ही तो मेजर करना है ना, मतलब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ जी है, यहाँ से करंट पास करेगा, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप आपको मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। इसके अक्रॉस निकालना है आपको, कितना आ जाएगा इसके अक्रॉस? आई जी। अब मुझे पता है कि जो गैल्वेनोमीटर में है उसमें मैक्सिमम करंट क्या जा सकता है? आई जी, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कितना है? जी। और उसकी सीरीज में हमने, आप बोल रहे थे अभी कि हमको सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, वो क्यों करना पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई जी इंटू में जी प्लस में आर, क्या यही हमारे को वोल्टेज ड्रॉप नहीं दे देगा कि उसके क्रॉस? मान लो ए भी है तो वी ए भी मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? मिला या नहीं मिला? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, क्यों हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ा? क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्यों सीरीज में करना पड़ा? मान लीजिए सीरीज में है ही नहीं गैल्वेनोमीटर, मान लिया मैंने कि सीरीज में हमारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है सिर्फ, और सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है लेट्स से। तो आपको पता है इसमें से तो आईजी ही करंट जाएगा। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए जी है, और ये मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और इसका जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर है। तो मुझे वोल्टेज बताओ इसके अक्रॉस कितना आएगा? वोल्टेज कितना आएगा? V इज इक्वल टू आर आई। आई कितना है? 10 मिली एम्पियर, यानी 10 टू द पावर -3 एम्पियर, इनटू में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10। कितना आ गया ये? 0.01, 0.01 आ रहा है ना? यस यस मैम। 0.01 वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। इतना छोटा वैल्यू मेजर कर रहा है वो, तो वो ज्यादा रेंज में मेजर कर पाए उसके लिए क्या करती हूँ मैं, एक और रेजिस्टेंस लगा देती हूँ। जैसे ही मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज देखो, यहाँ अब आप मान लीजिए बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगते हैं, मान लो यहाँ पे 990 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ से करंट जा रहा है वही सेम मान लेते हैं 10 मिली एम्पियर, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो 10 टू द पावर -3, 10 प्लस में 1000, 10 प्लस में सॉरी 990, तो ये लगभग 1000 हो गया। इंटू में 10 टू द पावर -3, एक चीज और आएगी, आई जी 10 इंटू में 10 भी आएगा ना, मिली एम्पियर का मैंने कन्वर्ट कर दिया तो 10 भी तो है, इंटू 10, तो ये 10 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। अब देखो उसका जो रेंज था वो बढ़ गया, वो 10 वोल्ट तक अब मेजर कर सकता है। समझ में आई बात, क्यों कनेक्ट करना पड़ रहा है हमको रेजिस्टेंस? अगर नहीं करेंगे तो वो मेजरमेंट का जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटे छोटे वोल्टेजेस को मेजर कर पाएगा। तो रेंज जो है, आप जितना हाई रेजिस्टेंस करोगे उतना ही आपके पास क्या है, वोल्टेज बढ़ जाएगा। समझ में आई? अब आपको इसमें याद रखने का क्या है क्वेश्चन के लिए, वो ये वाला इक्वेशन है कि आई जी इंटू में जी प्लस आर है। अच्छा, अब जैसे पीछे हमने एक नोट लिखा था, वोल्ट मीटर का सॉरी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, एम मीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अब बता दो मुझे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए इन्फिनिटी? रेंज बढ़, यस, ताकि आपके पास रेंज तो ठीक है, रेंज वाली बात भी ठीक है कि भाई हमारे पास जितना हमको मेजर करना चाहिए एटलीस्ट उतना ड्रॉप तो वो दे, वो तो चलो ठीक है हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए इसका खुद का रेजिस्टेंस कम होगा तो जो करंट आ रहा होगा, यहीं पर कर लेते हैं जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, सेम टू सेम चीज करेंगे। यहाँ देखो जी, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो अगर रेजिस्टेंस कम है तो जो करंट आ रहा था वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो वैल्यू, जो ड्रॉप इसके अक्रॉस आना चाहिए था वो भी तो कम हो जाएगा ना, राइट। अगर इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया तो इसके अक्रॉस जो होना चाहिए वो हमें नहीं पता लगेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस, अब तो इन्फिनिटी तो हम नहीं जा सकते, बहुत हाई रेजिस्टेंस करेंगे तो इधर करंट बहुत कम आएगा, जो करंट आना था, जो मेजर करना था वो सिर्फ इसमें से जाएगा। तो हम इसके क्रॉस जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? अब
यस मैम। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए फिर ये वाला। गैल्वेनोमीटर whose coil has resistance 10 ohm gives full scale deflection for 1 milliampere. How can you convert into a voltmeter of range 0.25 volt? सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर बताएं मेरे को क्या आएगा। आईजी कितना है? 1 मिली एम्पियर। 1 मिलियन। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। 10 ओम। वोल्ट मीटर का रेंज मेजर जो करना है वो क्या 0 से 2.5 है, तो हम मैक्सिमम वाला ले लेते हैं। अगर इससे पीछे डिफ्लेक्शन रहता है तो सारे मेजर हम कर ही लेंगे। तो कितना आएगा आपके पास वोल्टेज? 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। आपको पता है कि आप पैरेलल में लगाते हैं, तो वोल्टेज कितना आ रहा था हमारे पास, और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी लग रहा था हमारे पास। चलो वो तो अभी हमने लगाया ही नहीं है। Galvanometer has a coil resistance 10 ohm, gives full scale deflection of 1 milliampere. How can you convert into a voltage range of 0.25? ये तो सिंपल है, मल्टीप्लाई ही करना है आपको। 2490 यस, IG इंटू में G प्लस R जो हमने लगाया है, लगाना पड़ेगा ना, वो निकालना है हमको कि कितना लगाना पड़ेगा सीरीज में। और ये वोल्टेज कितना है? 2.5। IG है 10 टू द पावर -3, G 10 प्लस में R। इसको आप सॉल्व करेंगे, R का वैल्यू कितना है? 2490 ओम, और आप बताएंगे कि हमको इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलें आगे। तो हमने अब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एक जो पॉइंट रह गया था रेजिस्टिविटी वाला, जो ग्राफ बनता है वो मैं यही बता देती हूँ। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ा था क्या? आर की वैल्यू कितना था और रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना था? याद है किसी को? आर का वैल्यू और रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना आया था? मुझे इतना याद है कि आपका जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और रिलैक्सेशन टाइम था। इतना ही हमारे लिए जरूरी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और रिलैक्सेशन टाइम होता है, और सेम चीज हमारे पास यहाँ होती है। तो जब हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में हम क्या बोलते हैं कि टॉ का वैल्यू जो है बहुत कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, तो जो उसका ग्राफ आएगा वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। और अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो उसके केस में एन का वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आर और रो डिक्रीज करता है, तो जो ग्राफ है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन जब हमारे पास अलॉयज की बात आती है, जैसे अलॉय क्या हो गया हमारे पास, निक्रोम हो गया, या जो भी अलॉय हैं जिनको मेटल मिक्स करके हम बनाते हैं, उस केस में क्या होता है, जो ये दोनों फैक्टर्स है ना, जैसे एन की वजह से क्या हो रहा है, एन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब एन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। और अगर टॉ की बात करें कि टॉ आपके पास किस तरह वेरी करता है, जैसे अगर टॉ हमारे पास कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, तो अलॉयज के लिए वो इस तरीके से सेट होते हैं कि वो लगभग आपके पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। जैसे अगर मैं रो और रेजिस्टेंस पुट करूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये आपके पास कैसे आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। वो ऐसे करना पड़ा हमको क्योंकि हमें बहुत बार डिवाइसेस ऐसे चाहिए कि हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ वायर्स का रेजिस्टेंस ना बदले। ठीक है, अगर बार बार टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बदले तो हमारे जो फाइनल रिजल्ट्स है ना, उनमें वो हमको कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट विल मेक सो मच डिफिकल्ट फॉर अस कि हर बार हमको ये चीज चेक करना है कितना टेम्परेचर तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो अलॉयज को इस तरीके से बनाया जाता है कि ये दोनों फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। क्लियर है? पूरा आपके पास कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट नहीं हो सकता कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए बिल्कुल सीधा। आपके पास थोड़ा बहुत उसमें है वैल्यू, कि थोड़ा बहुत होगा कि ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन
ऑलमोस्ट आएगा, मतलब वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं करेगा, इस तरीके का ग्राफ नहीं आएगा, जैसे इस तरीके से लगभग स्ट्रेट लाइन सा। ओके। आप कांस्टेंट बोल रहे हो, टेम्परेचर के साथ बदले ही ना, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है बेटा, उसमें हम मिक्स करके बना रहे हैं। हाँ जी मैम उसको आइडियल कह देंगे। हाँ, वो आइडियल केस हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलता हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता कि ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं बना जो टेम्परेचर के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे तो आके टूटेगा ना। चलिए क्वेश्चंस करते, देखो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में आया हुआ है और उसमें पेपर में आया हुआ है, शिफ्ट आई थिंक पहली शिफ्ट थी। A dielectric slab and a conducting slab of thickness D are inserted inside a charged capacitor plates. K is the dielectric constant. Electric field in the region 2, 3, 4 कितना होगा? सभी बच्चे निकालेंगे। डी। अच्छा आपको याद हो एक चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कैसे होता है? ई नेट अगर मटेरियल हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कांस्टेंट के अगर मान लो ये डाल दिया हमने इसके अंदर कैपेसिटर के बीच में, तो क्या हो जाएगा, जो बाहर था उसका डिवाइड बाय के हो जाता है। कैपेसिटेंस आपको याद हो के टाइम्स बढ़ जाता है, वोल्टेज भी के टाइम्स घट जाती है, तो ये चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात हमने किया था फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और के आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर हम थिकनेस का कोई थिकनेस का डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस में टी बाय में के। ये चीजें इसमें याद होना चाहिए आपको। पहले तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहला रीजन है दूसरा कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। थर्ड हमारे पास ई नॉट जो होता है दो प्लेट्स के बीच में, मान लीजिए ये अगर कंडक्टर है लेकिन ये रीजन में क्या होता है आपके पास प्लस, ये मान लो प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। आपको पता है प्लस की वजह से इधर होता है सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से भी इधर ही होगा सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड होता है तो प्लेट्स के बीच में कितना आता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस की वो यहाँ रखा है यहाँ रखा है कहाँ है, मतलब कौन सा पॉइंट बात कर रहे हो, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपके पास सेकंड रिजल्ट आएगा सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। थर्ड की बात करें, सॉरी सेकंड आपके पास हो गया कंडक्टर 0, थर्ड में हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ रीजन की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय में के एप्सिलॉन नॉट। आपके आंसर्स ये आएंगे जो आपके पेपर में आया था उसमें करेक्ट आंसर अवेलेबल ही नहीं था। आई बात समझ में? मैम तो कोई सा भी मारते तो करेक्ट होता आंसर। तो उसके नंबर आपको फ्री मिलते हैं, अगर गलती उनकी तरफ से है तो वो क्वेश्चन सब बच्चों के लिए होता है, मतलब उस सब बच्चों को मार्क्स मिल जाएगा, पर इस बार वो गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सिग्मा वाई में एप्सिलॉन नॉट की अच्छा ये लास्ट वाला समझ में आ गया ना, फोर्थ वाला, क्योंकि वहां मीडियम है तो ई नॉट की बजाय ई एम आएगा, और ई एम आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट इंटू में ई आर, और ई आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, की। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ये तो हो सकता था ना, 0 को हटा ही दिया उन लोगों ने। हाँ पॉसिबल, लेकिन इस पे आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हो ना। ओके मैम। 0 को हटा नहीं सकते ना, उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2, 3, 4 बताइए कितना है, तो भी हमारे पास कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 0, ये कोई भी नहीं कर रहा। फिर तो हमारे पास पहले रीजन में तो 2 रीजन में तो 0 आ ही नहीं रहा ना। अच्छा इसमें आ रहा है, चलो सेकंड केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए था, फिर ये भी गलत हो जाता है। अगर ये बात करें आंसर्स यहाँ हमारे फिर भी मैच कर रहे हैं, बट इनका सीक्वेंस सही नहीं है, या तो इन्होंने ऊपर देने में गलती किया है और यहाँ देने में गलती किया है। इन्होंने क्या किया होगा, एक जगह से इन्होंने क्वेश्चन उठाया होगा, वहां रीजन 2, 3, 4 के हिसाब से आंसर होगा, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस कहीं और के ले लिए। कई बार क्वेश्चन में शफलिंग रीशफलिंग हो जाती है ना, जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनकी। चलो ये वाला करो,
द रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्रांच पैरेलल सर्किट इज 18 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट दे रखा है, टू ब्रांच है पैरेलल में, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इनका इक्विवेलेंट दे रखा है आपको 1/R इक्विवेलेंट होता कितना है इस केस में 1/R1 प्लस में 1/R2, तो ये दे रखा है 18। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस 24 ओम है, मान लो R1 आपको 24 दे रखा है, तो दूसरे का निकालना है। इजी है, निकाल के बताइए कितना आएगा। आंसर निकालिए सभी बच्चे। 72। ए ऑप्शन। देखो इतना इजी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपने मेरे से तीनों क्लास ले ली ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 72 ये वाला करो। अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज q इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस में bt प्लस में c। तो पूछा क्या है, वैल्यूज भी दे रखा है एबीसी का, कितना 5 3 1 ऐसा यूनिट्स में। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 1 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड कितना आएगा? 53 एम्पेयर। वेरी गुड, 53 है ना, लेट मी चेक। हाँ जी, क्या करना है करंट के लिए, बस इसको डिफरेंशिएशन ही तो करना था। dq बाई में dt कितना हो जाएगा? 280 प्लस में b, और बस t की जगह आपको पुट करना है कितना 5 सेकेंड, और a की जगह 5, b की जगह 3। आई समझ में? यस मैम। चलो ये वाला करो। Drift velocity of electron is 2 into 10 to the power minus 6 meter per second in a conductor in which number of free electron आपको given है। If the cross section of the conductor is 5 into 10 to the power minus 4, then the current flowing through the conductor कितना बनेगा? निकालें सभी बच्चे। मैम सी ऑप्शन है। 96। सी। सी 9.6 ए आएगा बेटा, 96 एम्पियर आएगा। यस मैम 96। मैम 100 करने के बाद तो 9.6 आ रहा है। NEAVD दोबारा निकाल के देखो मिली एम्प। कितना आ रहा है। सारे और बच्चे भी निकालें, बताएं सही है यानी प्रशांत का गलत आया ना। मैम कैलकुलेशन में होगा फिर तो मिस्टेक। हाँ okay. है ये क्वेश्चन में है ही नहीं और कुछ कैलकुलेशन नहीं है। एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है मैम 6 इंटू 6×10⁻28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस। हमें 9.6 आ रहा है। मैम यस 9.6 आ रहा है। फिर इस वजह से गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने जो वैल्यू है ये 28 दिया है, लगभग 29 ऑर्डर का होता है। हो सकता है आंसर में एक पॉइंट का गड़बड़ हो। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और क्या बच गया हमारे पास? VD कितना है? 2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6। ये पॉइंट भी हटा देते हैं, नीचे कर लेते हैं इसको, ओके। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 10, ऐसे कर 6 इंटू 1 बाय में 10, और ये आएगा 10, तो ये 10 तो कैंसिल ही हो गया। 28 19 4 और 6 ये सॉल्व करना आपको। तो -6 -4 हो गया -10,
-10 और -19 कितना हो गया ये? -29 29 और ये आपके पास 28 है, यानी -1 बच रहा है। और ये सॉल्व होके कितना आ रहा है? 6 इंटू में 16 96 96/10 9.6 आएगा। मैम सही था फिर। हाँ, तो आप सही, बिल्कुल सही थे बेटा। ठीक है, देखो यहाँ गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, जो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो लगभग 10⁻29 होता है। तो 0 0 कैंसिल हो जाता, तो 96 एम्पियर बन जाता। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो ये निकालो फिर। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of parallel plate capacitor but has a thickness, मतलब मीडियम जो है वो कितना थिकनेस का है? D/4, और कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D, and placed between the plates of parallel plate capacitor where D is the separation of the plates, the ratio of capacitance of capacitor and dielectric and with air medium, यानी कि C by में क्या निकला? रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड बाय में C0, ये निकालना आपको। निकालिए सभी बच्चे। मेरा तो मैम बियर ये है, आपको बताओ। हाँ जी, मैम सेकंड स्टेप बता दीजिए एक बार। सेकंड ये वाला। मैंने इसको जो आपने T - T + T/K लिखा है ना जो, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है ना आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हमने सॉल्व किया था ना सेकंड करंट, जो फर्स्ट में ही कर लिया था शायद। कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेंस तो हमने करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आई थिंक लास्ट लेक्चर जो था 7th, तो उसमें मैम हमने उसमें तो निकाला। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ना, C net = C0 * K। हाँ, ऐसे वो ऐसे वाला जो चीज है वो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो वाला जो केस होता है ना बेटा, उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास पूरा मीडियम कवर होता है डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, आपने पूरा में मीडियम डाला तो आप बोल सकते हो सी, नहीं नहीं देखो आप गलत समझ रहे हो, देखो C = होता है C0 * में K टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, मीडियम का K टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये मानते हैं कि पूरा का पूरा कैपेसिटर प्लेट मीडियम से भरा हुआ है। ओके मैम। अगर हमारे पास कुछ सर्टेन थिकनेसेस दे रखी, जैसे अभी हमने वो ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, ये वाला, तो इसमें हमने अलग अलग जगह अलग अलग निकाला है ना। यस तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे सभी, A∈0/d - T + T/K। मैम, अगर थिकनेस गिवन हो तो लगता है वाला फॉर्मूला। हाँ जी, अगर आपको फुल नहीं कर रखा उसके अंदर तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ओके मैम। क्लियर है सभी बच्चों को?
Yes, ma'am. ये वाला कर लो, ये अभी किया था हमने। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, निक्रोम एंड सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन आया हुआ था ये अलॉय से रिलेटेड। बी, पहला कंडक्टर के केस में बढ़ेगा, कॉपर इज कंडक्टर, ठीक है। और आपके पास निक्रोम एक अलॉय है, अलॉय का ऑलमोस्ट लीनियर होता है, और सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आपने यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है भाई, क्लियर सभी बच्चों को? Yes, ma'am.